हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल इन भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर एन के भार्गव और हम लोग क्लास 12 की एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इन वेरिएशन। तो चाहे ये जेनेटिक्स का चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं। स्पेशली आपके लास्ट में जो जेनेटिक डिसऑर्डर दिए हैं उससे बहुत सारा क्वेश्चंस आपके आते हैं और मेंडेलियन थ्योरी से। तो अभी तक हम लोग जो है इस पे 2 क्लास कर चुके हैं। सबसे पहला क्लास जो था वो इंट्रोडक्शन का था, जिसमें हम लोग इनहेरिटेंस और वेरिएशन का मतलब समझे थे और इसके साथ साथ बहुत सारे टर्मिनोलॉजी पे बच्चों हम लोग डिस्कशन किए थे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके वो सारे वीडियोस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और इसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक भी लगा सकते हैं। इससे आपके एग्जाम को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। और हम लोग पिछले क्लास में जो है आपको मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो था वो शुरू किए थे, जिसमें सबसे पहला हम लोग देखे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, यानी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में, जिसमें हम लोग देखे थे कि मेंडल ने अपना जो एक्सपेरिमेंट एक मटर के पौधे पे किया जो कि गार्डन पी था और उसका साइंटिफिक नेम था पाइसम सटाइवम। ये हम लोग देख चुके थे। और मेंडल ने एक्चुअली में 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी डिफरेंट डिफरेंट 7 कैरेक्टर्स को उस मटर के पौधों में देखा था, जिसमें कुछ जो थे कैरेक्टर डोमिनेंट थे और कुछ क्या थे, रिसेसिव थे। जैसे सबसे पहले मेंडल ने 7 तरह का कैरेक्टर लिया। सबसे पहला कैरेक्टर जो था उन्होंने मटर के पौधे के स्टेम हाइट लिया, या तो वो टॉल था या फिर डार्क था। तो जो टॉल था बच्चों वो था डोमिनेंट और जो डार्क था वो था उसका रिसेसिव। इसके अलावा फ्लावर का कलर लिया। फ्लावर के कलर में बच्चों जो आपके वॉयलेट कलर में था वो डोमिनेंट था और जो व्हाइट कलर में था वो रिसेसिव था। ठीक है ना। इस तरह से उन्होंने पॉड कलर, पॉड का जो है कलर, ये शेप और उसके साथ साथ सीड का कलर, सीड का शेप और बहुत सारे चीजों को उन्होंने मार्किंग किया था, जिसमें 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दिए थे। और सबसे पहले मेंडल ने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर को लेकर, किसी एक कैरेक्टर को लेकर उन्होंने क्रॉस कराया और क्रॉस करा के बाद उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो देखा। तो मेंडल ने जब क्रॉस कराया तो उन्होंने सबसे पहले आपके स्टेम हाइट को लिया। चूंकि बहुत सारे कैरेक्टर हैं, अगर एक साथ सारा कैरेक्टर को लिया जाता तो इससे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो मेंडल ने सबसे पहले किसी एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया, इसीलिए उसे बोला गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी किसी एक हाइब्रिड कैरेक्टर के लिए क्रॉस कराना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले स्टेम हाइट को लिया। तो बच्चों मैं आप लोग रिवाइज करा देता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो समझ जाएंगे और पिछले क्लास में जो पढ़े उसके आधार पे आपको रिवाइज भी हो जाएगा। जिसमें बताया था कि एक जो था आपका टॉल था और दूसरा जो था बच्चों वो डार्क था। ये हम लोग देख चुके हैं। तो सबसे पहले उन्होंने गैमेट्स का फॉर्मेशन किया। तो गैमेट्स फॉर्मेशन करने के लिए दोनों अलग अलग करने पड़ेंगे, यानी ये भी पी इससे सेपरेट हो जाएगा, ये इससे सेपरेट हो जाएगा, ये इससे सेपरेट हो जाएगा, ये यहां सेपरेट हो जाएगा। क्योंकि दोनों में क्या दिख रहा है, सेम सेम कंडीशन है। ये भी ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, कोई हेटेरोजाइगस कंडीशन यहाँ पे नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जब क्रॉस कराएंगे तो यहां से ये हो जाएगा बड़ा टी और ये हो जाएगा छोटा टी। तो ये जो था बच्चों ये था हेटेरोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल था, ये हम लोग देख चुके हैं। और ये जो था अपना F1 जनरेशन था, यानी फर्स्ट फीलियल जनरेशन था, ये हम लोग पिछले क्लास पे देख चुके हैं। क्योंकि इसके बाद उन्होंने सेकेंड जनरेशन, चूंकि फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो पता करना है कि उससे कितने बच्चे बड़े होंगे और कितने बच्चे जो होंगे वो छोटे होंगे, तो इसके लिए उन्होंने दोबारा से सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया। इसमें यानी सेल्फिंग का प्रोसेस कराया। ये जो आप देख रहे हैं हेटेरोजाइगस टॉल, इसमें उन्होंने सेल्फिंग का प्रोसेस कराया। तो सेल्फिंग के प्रोसेस कराने में ये 2 कंडीशन है, इस तरह से देख सकते हैं। और जब इनके बीच में क्रॉस कराया तो ये इसके साथ भी क्रॉस कर सकता था, ये इसके साथ भी क्रॉस कर सकता था, ये इसके साथ भी क्रॉस कर सकता है, ये इसके साथ भी क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ पे जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, तो मेंडल के दिमाग हो गया बहुत ज्यादा खज्जर। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम रेजिनाल्ड सी पनेट, एक्चुअली में ये ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे। तो उन्होंने अपना एक स्क्वायर मेथड दिया जिसे बोलते हैं हम लोग पनेट स्क्वायर बच्चों। तो पनेट स्क्वायर के माध्यम से उन्होंने आसानी से जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो पता कर लिया। तो यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया गया, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। और इस स्क्वायर में एक तरफ हॉरिजॉन्टली इन्होंने मेल गैमेट्स को लिख दिया और वर्टिकली फीमेल गैमेट्स को। तो यहाँ पे ये इधर आपका मेल गैमेट्स हो गया और इधर इसे फीमेल गैमेट्स हो गया।
अब दोनों को क्रॉस कराएगा बच्चों, तो देखिए ये बड़ा टी है और ये बड़ा टी है, जब दोनों को क्रॉस कराया तो ये हो गया टी टी। उसके बाद दूसरा देखिए, ये बड़ा टी है और ये छोटा टी है, दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो ये हो गया बड़ा टी और छोटा टी, ये हम लोग देख चुके हैं। फिर देखिए इसकी बारी आती है, इससे इसको क्रॉस कराया तो ये हो गया बड़ा टी और छोटा टी। क्योंकि आप बोलेंगे कि सर पहले तो छोटा टी है तो आपको छोटा टी लिखना चाहिए, आप बड़ा टी क्यों लिखे? क्योंकि ऐसा नहीं होता है, जब यहाँ पे एक बड़ा टी और छोटा टी है तो पहले बड़ा टी को आगे लिखते हैं, छोटा टी को पीछे लिखते हैं। फिर देखिए ये छोटा टी है, ये भी छोटा टी है, इन दोनों को क्रॉस कराया तो हो गया छोटा टी छोटा टी। अब देखिए इस आधार पे मेंडल ने आसानी से जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो निकाल लिया, यानी कौन सिमिलर है और कौन डिसिमिलर है। अब देखिए इस जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो में मेंडल ने कैसे पहचान किया, तो सबसे पहले उन्होंने फिनोटाइप रेशियो देखा। तो फिनोटाइप रेशियो क्या होता है बता चुके पिछले क्लास में भी कि फिनोटाइप रेशियो का मतलब जो फिजिकली एक्सप्रेस हो, जो बाहर से आपको दिखाई पड़े, जैसे स्पष्ट रूप से वो बड़ा है या छोटा है। तो बड़ा है मतलब क्या, उसका फिजिकल एक्सप्रेशन है, वो बौना है, डॉर्फ है, छोटा है, उसमें क्या है, फिजिकल एक्सप्रेशन है। तो जो भी फिजिकली एक्सप्रेस करे तो उसे हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये भी आपका बड़ा है, ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तीन जो है वो टॉल है और एक जो है बच्चा वो है आपका डार्क। तो इस तरह से टॉल और डार्क का रेशियो निकाल दिया गया बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अगर तीन जो है आपके बड़े थे और एक जो थे बच्चा वो छोटा था, ये 3:1 रेशियो है। अब बारी आती है जीनोटाइप में, एक्चुअली में रियली में कौन बड़ा है और रियली में कौन छोटा है, एक्चुअली में कौन बड़ा है। मतलब कई बार क्या होता है कि जो सामने से इंसान कुछ और दिखाई पड़ता है और अंदर से कुछ और होता है। आप कहते हैं ना कि रियली में ये कुछ और दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं ऐसा, जैसा दिखते हैं वैसा है नहीं। जस्ट लाइक वैसे इमेजिनेशन आप कर सकते हैं कि जीनोटाइप रेशियो का मतलब क्या है कि फिजिकली तो वो दिखाई दे रहा है टॉल है, लेकिन क्या रियली में वो टॉल है या नहीं। यानी कई बार क्या होता है कैरेक्टर फिजिकली तो दिखाई पड़ते हैं लेकिन कई बार कैरेक्टर होते हैं आपके जीन में, वो एक्सप्रेस नहीं होते, वो आपके जीन के अंदर होते हैं, यानी अंदर आपके क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, उसका रेशियो क्या होगा। तो मेंडल ने यहाँ पे जीनोटाइप रेशियो निकाला। अब जीनोटाइप रेशियो में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे होमोजाइगस टॉल और हेट्रोजाइगस टॉल कितने। अब देखिए यहाँ पे होमोजाइगस मतलब क्या है कि जिसमें दोनों अलील क्या बच्चों सेम सेम हो, जैसे ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा, दोनों एकदम सेम सेम है, इसलिए होमोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पे देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी है ये टॉल लेकिन यहाँ पे एक बड़ा है और एक छोटा है, मतलब ये हेट्रोजाइगस टॉल है। यहाँ पे देखिए बच्चों एक बड़ा है और एक छोटा है, यानी ये भी है टॉल लेकिन कैसा कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों आपके डॉर्फ है, तो यहाँ पे शुद्ध रूप से बड़े यानी प्योर टॉल और प्योर डार्फ कितने हैं। तो देखिए ये आपका हो गया प्योर टॉल, ये और ये दोनों हो गए हेट्रोजाइगस टॉल, और ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका होमोजाइगस डॉर्फ। तो उस हिसाब से एक आपका हो गया बड़ा, दो हो गया हेट्रोजाइगस टॉल, एक ये और एक, दो हो गए, और तीसरा हो गया आपका एक स्पेशल बौना यानी डॉट। तो ये रेशियो हो गया 1:1। इस तरह से हम लोग पिछले क्लास में जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो पढ़ा था। अब मेंडल ने इस तरह के बहुत सारे अपने 7 सालों के एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने बहुत सारे ऐसे मटर के पौधों पे एक्सपेरिमेंट किया, करीब करीब 29,000 बार एक्सपेरिमेंट किया मटर के पौधों पे। तब जाके मेंडल ने अपना कुछ लॉ दिया। मेंडल ने बार बार एक्सपेरिमेंट किया और हर बार यही देखता है कि दो मटर के पौधे जो कि बड़े बड़े हैं उनके बीच में क्रॉस कराया गया तो आने वाला जनरेशन डॉर्फ हो जा रहा है। एक बड़ा है और एक छोटा है, तो उनके बीच में जो क्रॉस कराया जा रहा है तो देख रहा है उसका जो बच्चा है आने वाला जनरेशन वो डॉर्फ हो जा रहा है। तो मेंडल के दिमाग में सारा क्वेश्चन आखिर ये कैसे हो जा रहा है, हाउ कुड इट पॉसिबल। तो मेंडल के दिमाग में सब क्वेश्चन आने लगे, इसलिए मेंडल बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर रखा है 7 सालों में। और हमारे और आपके लिए आज ये बहुत ही इजी प्रोसीजर लग रहा है क्योंकि उस समय इसका इन्वेंट नहीं हुआ था। मेंडल ने सबसे पहले इस पे वर्क किया और मेंडल ने दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहला लॉ दिया। अभी पढ़े ना हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें 3 तरह का लॉ दिया गया बच्चों। पहला जो लॉ था उसको बोला गया मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस,
दूसरा जो लॉ था उसे बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, और तीसरा जो लॉ दिया गया बच्चों ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इन तीनों लॉ को अपने को अच्छे से पढ़ लेना है और इसके साथ साथ इनके एक्सेप्शन को भी देख लेना है। कई बार क्वेश्चंस आपके नीट और बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्सेप्शन से देखने को मिलते हैं, कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इस पे अपने को विशेष ध्यान देना है। मेंडेलियन थ्योरी में जो उनके तीनों लॉ है स्पष्ट रूप से क्रिस्टल एंड क्लियर आपके नॉलेज होने चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं टॉपिक की। तो मेंडल, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने अच्छे से रिप्रोडक्शन का, हेल्थ एंड डिजीज का और भी बहुत सारे चैप्टर्स का करा चुके हैं, आपके यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। और आपके एनसीईआरटी बेस्ड बच्चों, पहली चीज आप अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं अच्छे से तो आपके सारे क्वेश्चंस इससे हल हो जाने वाले हैं। कहीं भी टॉपिक आपका नहीं छोटा हुआ, सारे टॉपिक्स को इसमें कवर किया गया। तो जो आपके दिया गया मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो था, यानी इनहेरिटेंस का सिद्धांत जो मेंडल ने दिया था, उसमें मेंडल ने 3 तरह का लॉ का चर्चा किया पूरे स्टडी करने के बाद। एक पहला जो लॉ था इसे बोला गया बच्चों मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा जो हमारा लॉ था बच्चों मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। और तीसरा जो लॉ था बच्चों मेंडल्स लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सॉरी क्या बोलते हैं, लॉ प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक तीसरा इसमें है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 लॉ मेंडल ने दिया था मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में। सबसे पहला लॉ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, और तीसरा प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये तीनों लॉ को अपने को कर लेना, और इसके एक्सेप्शन भी कुछ दिए हुए आपके एनसीईआरटी में, उन सारे के स्पेशल उसके एग्जांपल्स को विशेष ध्यान देना बच्चों के, एग्जांपल्स से क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। चलिए तो शुरू करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस को। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यानी इतना सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेंडल्स को एक ही बात समझ में आया कि कुछ तो ऐसे रॉन्ग नंबर डायल हो रहा था जिसकी वजह से ये सारा का सारा खेल हो रहा है। कहने का मतलब ये है कैसे जो है एक बच्चा अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई पड़ रहा है, कैसे उनके कैरेक्टर, पेरेंट्स के कैरेक्टर कैसे न्यू जनरेशन में ट्रांसफर हो जा रहे हैं। या कुछ ऐसे कह सकते हैं, 2 बड़े बड़े टॉल प्लांट्स हैं तो उनके बच्चे बौने या छोटे या मीडियम साइज के या फिर बड़े या छोटे कैसे हो जा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तो इसके पीछे कारण था आपका मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें बहुत सारी बातों को उन्होंने बताया था। तो सबसे पहला बात जो मेंडल ने बताया था मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस में, कि कहीं ना कहीं कैरेक्टर जो होता है ना एक स्पेशल चीज पे डिपेंड करता है, एक स्पेशल डिस्क्रीट यूनिट पर आपके क्या बोलते हैं डिपेंड करता है, जिससे उन्होंने बोला फैक्टर। क्योंकि आज हम लोग इसे जीन बोलते हैं, ये सब जानते हैं। बहुत बाद में जब साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया तो बताया कि ये फैक्टर वैक्टर कुछ नहीं होता, एक्चुअली में ये जीन होता है जो आपके क्रोमोसोम डीएनए के अंदर मौजूद होता है। लेकिन ये हम लोग बहुत बाद में मालूम चला बच्चों, उस समय इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, लोगों को विशेष नॉलेज इसके बारे में नहीं थी। तो सबसे पहले मेंडल ने इसके बारे में कहा अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि ये जो है आपका कैरेक्टर जितने भी देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं किसी एक डिस्क्रीट यूनिट पर डिपेंड करता है, जिसको उन्होंने बोला फैक्टर। पहली बात उन्होंने बता दिया मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस में। दूसरी बात जो बताया उन्होंने कि जब भी फैक्टर मौजूद होते हैं तो हमेशा वो पेयर में रहते हैं। दूसरी बात, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि क्रोमोसोम जब भी देखते हैं तो हमेशा कैसे रहते हैं बच्चों, पेयर में देखने को मिलते हैं। या अलील, जैसे जो अभी मैंने बात किया एक बड़ा, जैसे मान लीजिए टॉल की बात किया तो टॉल हमेशा कैसे लिखते हैं, टी और टी, या फिर बड़ा टी या छोटा टी। तो हम क्या लिख रहे हैं, ये आपके हो गए फैक्टर, और ये फैक्टर हमेशा कैसे रहते हैं, पेयर में रहते हैं। तो ये मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करने के बताया कि ये जो भी फैक्टर हैं ये फैक्टर हमेशा कैसे रहते हैं बच्चों, पेयर में रहते हैं, याद रखिएगा। और इस पेयर में एक डोमिनेंट होगा और दूसरा क्या होगा बच्चों, रिसेसिव होगा। ये 3 बात हम लोग को मालूम चला मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस से। चलिए तो लिख लेते थोड़ा सा।
तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। सबसे पहला जो उनका रूल था मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने कुछ बातें बताई थी जो मैंने अभी आपको बताया। उन सारी बातों को अपने को याद रखना है, ठीक है, जो कि आगे चल के यही लॉ का बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, इससे कुछ एक्सेप्शन भी मिलेंगे। तो जो मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था ना, तो जो ये फर्स्ट लॉ था, मेंडल का सबसे पहला नियम था इनहेरिटेंस का, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस में कुछ स्पेशल पॉइंट है जो अपने को याद रखना है। पहला बात क्या याद रखना है बच्चों कि कैरेक्टर्स डिपेंड्स, ये कह सकते हैं कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय, ज्यादा बेटर रहेगा, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। और इसी फैक्टर को आगे चल के हम लोग क्या बोले बच्चों, जीन। क्योंकि आज हम लोग समझ रहे हैं कि इसे हम लोग जीन बोलते हैं। जीन की वजह से ही जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। लेकिन उस समय मेंडल्स ने इसके बारे में मालूम नहीं था कि जीन भी कोई चीज होती है, क्रोमोसोम नाम का भी कोई चीज होता है, डीएनए नाम का भी कोई चीज होता है। ये सब बाद में खोज हुआ, मेंडल्स के बाद खोज हुआ। जो तो सबसे पहले मेंडल्स ने इसे क्या बोला कि ये एक फैक्टर है। क्या बच्चों, फैक्टर है। दूसरी बात जो इन्होंने बताया कि फैक्टर जो होते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं बच्चों, पेयर्स में रहते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट इसमें लिख लेंगे कि फैक्टर्स अकर इन पेयर। फैक्टर हमेशा जो रहते हैं बच्चों ये पेयर में रहते हैं। ये बात दोनों ध्यान में रखेंगे अपने को। तीसरी बात उन्होंने बताया कि अगर जो फैक्टर्स है अगर वो डिसिमिलर है, जैसे ये बताया ना पेयर में कैसे रहेंगे, जैसे मैं बताया टी पेयर में है, बड़ा छोटा टी बड़ा टी छोटा टी, हमेशा कैसे दिखेंगे, ये पेयर से दिखेंगे। और ये सब के सब फैक्टर्स बोला मेंडल्स ने। फिर आगे तीसरा बताया कि अगर ये फैक्टर अगर डिसिमिलर है, जैसे यहाँ पे तो सिमिलर कंडीशन देख रहे हैं, ये भी सिमिलर कंडीशन है, छोटा टी, लेकिन जब हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, यानी एक बड़ा हो और दूसरा क्या बच्चों छोटा हो, तब जाके ये जो है एक डोमिनेंट होगा और दूसरा क्या होगा बच्चों, रिसेसिव होगा। याद रखेंगे। तीसरा बात उन्होंने बताया कि इन dissimilar pairs one factor is dominant, and other recessive, जैसे कि एक बड़ा टी है और एक छोटा टी है, दोनों डिसिमिलर है, तो ये बड़ा टी क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका डोमिनेंट, और जो छोटा टी बच्चों ये हो जाएगा आपका रिसेसिव। तो ये जो बातें हैं ये बताया गया था मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस में। इन बातों को अपने को याद रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो सबसे पहला मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहला लॉ है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का पहला लॉ है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस में किन किन बातें बताई गई थी, तो सबसे पहली बात बताएगी कि जो भी कैरेक्टर्स हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर हो रहे हैं, ये कैरेक्टर्स किस पे डिपेंड करते हैं। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पाया कि ये कैरेक्टर्स जो है ये एक यूनिट पर डिपेंड कर रहे हैं, जिसे उन्होंने बोला फैक्टर। इस फैक्टर की वजह से पेरेंट्स से जो भी कैरेक्टर है वो उनकी न्यू प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जा रहा है, जिसको आगे चल के उन्होंने बोल दिया जीन है। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरी बात उन्होंने बताया कि फैक्टर्स जब भी रहते हैं बच्चों ये हमेशा पेयर्स में रहेंगे, ये बात क्लियर हो गया। तीसरी बात उन्होंने बताया कि अगर डिसिमिलर पेयर हो, कैसा पेयर हो, डिसिमिलर क्या होता है, एक बड़ा हो और दूसरा छोटा हो, दोनों डिफरेंट हो, वन फैक्टर जो होगा उसमें से उसको बोलेंगे डोमिनेंट और दूसरा जो हो जाएगा उसे बोलेंगे हम लोग रिसेसिव। ये बात इसमें बताई गई।
तो आई होप आप लोग समझ गए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ, अगर किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस है, क्यूरी है, अगर नहीं समझ में आया, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको देखता हूँ, हमेशा पर डे आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ और उस पर और अच्छा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखो बच्चा, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो दिया गया ना, इसका कुछ एक्सेप्शन भी निकला। एक्सेप्शन कहने का मतलब क्या है कि जो इस लॉ को फिट नहीं बैठता उसे बोलते हैं एक्सेप्शन। जैसे यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी है, मान लीजिए, तो सारे विद्यार्थी अच्छे हैं, कुछ विद्यार्थी जो हैं या कह सकते हैं कि सारे विद्यार्थी कमजोर है, उसमें से एक बच्चा जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया, बहुत अलग तरह का हो गया, तो हम लोग क्या मानते हैं कि वो जो है एक्सेप्शन है, ऐसा हम लोग बोलते हैं, अलग प्रवृत्ति का हो गया, तो उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, एक्सेप्शनल होता है। ऐसा चीज होता नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन है इसका, ऐसा बोल देते कि नहीं। जस्ट लाइक मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी हम लोग को एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के आपके दो एक्सेप्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक पहला जिसे बोलते हैं हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा जिसे बोलते हैं हम लोग को डोमिनेंस। ठीक है, तो आई होप आप लोग लिख दिए होंगे। तो हमारा इसमें हम लोग को पढ़ना है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक्सेप्शन। एक्सेप्शन बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष ध्यान में रखिएगा। एक्सेप्शन से हर बार क्वेश्चंस आपके नीट एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, और ये सीधे नहीं पूछता है, ये लॉ दे देगा या कुछ एग्जाम्पल दे देगा और आपको बताना है कि ये कौन से लॉ का एक्सेप्शन है। तो इसमें मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस में बच्चों अपने को दो एक्सेप्शन देखना है। एक पहला है जिसे हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दूसरा जो हमारा इसमें एक्सेप्शन बच्चों वो है को डोमिनेंस। आई होप आप लोग को नाम से ही क्लियर हो गया होगा। इनकम्प्लीट मतलब कि पूरा पूरा कंप्लीट नहीं है। दूसरा चीज को डोमिनेंस मतलब दोनों की डोमिनेंस है, उसे बोलेंगे को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब एक का पूरा डोमिनेंस है, दूसरे का आधा डोमिनेंस है, उसे क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखिए डोमिनेंस का कंसेप्ट बच्चा कहां से आता है, सबसे इंपॉर्टेंट बीच कि डोमिनेंस शब्द आता कहां से, कैसे डोमिनेंस शब्द आता है। तो पहली चीज याद रखिएगा, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्रोमोसोम हो गया, इमेजिनेशन कीजिए ये आपका क्रोमोसोम हो गया। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। ये क्रोमोसोम हमेशा जो या फैक्टर जो अभी जस्ट पढ़े हमेशा कैसे रहेगा, पेयर में रहेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि क्रोमोसोम जो कैसे है, पेयर में। ये इसका सेंट्रोमियर है और ये इसका टीलोमियर है। इस क्रोमोसोम के अंदर बच्चों जीन होता है। क्या होता है बच्चों, क्रोमोसोम के अंदर जीन होता है जिसके अंदर पूरा का पूरा कैरेक्टर होता है। ये क्रोमोसोम के अंदर ये जीन है मान लीजिए, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि इसी जीन के अंदर आपके सारे कैरेक्टर्स भरे पड़े हैं, जैसे आपके स्किन कलर, आपके आईज कलर, आपके हेयर कलर, आपकी हाइट, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, इन्हीं सारे जीन्स पे डिपेंड होते हैं। ये बात हम सभी जानते हैं। तो मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक, ये मान लीजिए कि हाइट का आपका जीन है, ये भी है और ये भी, ये दोनों आपको जो है ये आपको हाइट के जीन है, ठीक। अब देखिए क्या है, किसी भी वजह से, म्यूटाजेंस की वजह से या यूवी रेज की वजह से, किसी भी वजह से जब आपके जीन में म्यूटेशन हो जाते हैं, म्यूटेशन मतलब अल्टर हो जाए, जो आपका जीन क्या हो जाए, डिफेक्ट हो जाए, अल्टर हो जाए, तो क्या होता है कि वहां पे वो आपका जीन जो है वो फल्टी प्रोटीन बनाएगा, फल्टी आरएनए बनाएगा, जिसके वजह से वो फंक्शनल नहीं होगा। देखिए ये आपका मान लीजिए कि यूवी रेस पड़ा, यहाँ पे यूवी रेज आया, अल्ट्रावायलेट रेस इस जीन पे पड़ा, इस जीन पे पड़ने की वजह से यहाँ पे हो गया बच्चों म्यूटेशन। क्या हो गया बच्चों, म्यूटेशन। और यूवी रेज क्या बच्चों, म्यूटाजेंस है। यूवी रेज एक म्यूटाजेंस है जो आपके जीन में अल्टरेशन करा सकता है, जिसे हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। अब म्यूटेशन हो जाने की वजह से ये जो है आपको आरएनए प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि आपके जीन है क्रोमोसोम, आरएनए इससे प्रोड्यूस होगा। कैसा आरएनए प्रोड्यूस होगा, तो फल्टी आरएनए, क्योंकि ये आपके म्यूटेशन हो गया। अब इस फल्टी आरएनए से आपके प्रोड्यूस हुए फल्टी प्रोटीन्स। फल्टी प्रोटीन्स होने की वजह से
जो है आपका जो फंक्शन होना चाहिए वो सही से नहीं होगा, मतलब ये अपना जो है सही से फंक्शन नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशन हो गया। यहाँ पे गुड जीन्स है, यहाँ पे जीन्स अच्छे हैं, तो यह देखिए इससे आरएनए बनेगा, इससे आरएनए बनेगा, फिर इस आरएनए से फिर आगे इससे प्रोटीन्स बनेगा, और प्रोटीन्स ही तो सब बॉडी में फंक्शनल है। ये आरएनए बन गया और आरएनए से बन गया बच्चों प्रोटीन, और प्रोटीन्स ही तो हमारे बॉडी में सारे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जितना भी कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी डोमिनेंस जो है, इसका जो फंक्शन है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कह सकते हैं जो भी इसका जो टेक पार्ट है वो तो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशन की वजह से फल्टी जीन बना लिया। तब सारा के सारा जो है जिम्मेवारी किसके ऊपर आया था? इस वाले क्रोमोसोम पे, यानी ये इसके फंक्शंस को भी यही रेगुलेट करेगा। अब इसके मुकाबले ये ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा ताकि आपकी हाइट क्या रहे? बड़ी रहे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? आपका डोमिनेंस हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों? ये आपका रिसेसिव हो गया। आई होप आप लोग समझ रहे हैं डोमिनेंस का मतलब, कि यहाँ पे आपके दो क्रोमोसोम है, पेयर्स में है। एक क्रोमोसोम्स के पेयर में जो जीन है हाइट का, वो किसी यूवी रेस की वजह से म्यूटेशन हो गया, यानी बैड जीन प्रोड्यूस कर रहा है, बैड आपके आरएनए बन रहे हैं, तो ये फंक्शनल नहीं है। अब ये सारी की सारी जिम्मेवारी जो है इसके ऊपर आ गई। मान लीजिए 50% काम ये कर रहा था, 50% काम ये कर रहा है, दोनों मिलकर 100% काम कर रहे थे। तो अब जो 50% वाला काम है ये तो नहीं कर पाएगा, अब सारी की सारी जिम्मेवारी किसकी आ गई? दूसरे वाले क्रोमोसोम पे आ गई, तो इसका फंक्शन भी अब यही कराएगा। तो पहले से ज्यादा अमाउंट ऑफ ये प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा ताकि सारा फंक्शन से खुद से करा सके। तो ये इस तरह का कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंस, या रिसेसिव हो गया और ये क्या हो गया? डोमिनेट कर गया। तो अब यहाँ पे जो अपना कंसेप्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसका मतलब क्या है? अब देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक आपके एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चंस आया हुआ है एक फ्लावर के बारे में, स्नैपड्रैगन। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ पे दो एक्सेप्शन पढ़ना आपको मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस में, पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा बच्चों कोडोमिनेंस। मैंने बता दिया कि डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, कि जब एक ही क्रोमोसोम दूसरे का भी फंक्शन करने लगे तो ये ज्यादा डोमिनेंट होगा और ये क्या हो गया? रिसेसिव हो गया। यहाँ पे ये आपके डीएनए का पार्ट है, इस डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से फिर प्रोटीन बना, और प्रोटीन हर एक फंक्शन कराता है। लेकिन यहाँ पे फल्टी होने की वजह से जो है आपका फल्टी आरएनए बना, फल्टी आरएनए से फल्टी प्रोटीन बना, यानी गलत प्रोटीन बना, गंदा जीन है, इस वजह से ये फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारा का सारा फंक्शन यही कर रहा है, इसलिए क्या ये डोमिनेंट है, इसका भी फंक्शन यही कर रहा है, पहले से ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन बना है, इसलिए आपका हो गया ये क्या? डोमिनेंट। आई होप आप लोगों को क्लियर है। चलिए, तो अब जो है इसमें अपने को पढ़ना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा पढ़ना है कोडोमिनेंस। तो सबसे पहला जो हमारा हेडिंग रहेगा बच्चों, इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसे कहते हैं? चलिए हेडिंग लेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चलिए, सबसे पहला जो हमारा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। याद रखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन। क्वेश्चन ऐसे भी सीधे पूछा जा सकता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये किसका एक्सेप्शन है? तो याद रखिएगा ये मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जैसे आपको बताया कि दो अलग अलग क्रोमोसोम हैं, या कह सकते हैं कि क्रोमोसोम है जो किसी आपके बॉडी में प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी वो आरएनए बनाएंगे, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। अब एक जो उसमें से पेयर में रहेंगे हमेशा क्रोमोसोम, फैक्टर जीन जो रहता है हमेशा पेयर में रहता है। अब उसमें से एक जो है क्रोमोसोम का जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन था वो डिफेक्ट कर गया, मतलब गड़बड़ हो गया, तो उसके वजह से दूसरा वाला जीन जो है वो उसके मुकाबले पहले से ज्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा ताकि उसकी भी कमी वो पूरा कर सके, है ना, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हो जाए। तो उस कंडीशन में वो डोमिनेंट हो जाता है और दूसरा वाला क्या हो जाता है? रिसेसिव। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस का आपका एक्सेप्शन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चलिए, तो इसमें लिखेंगे सबसे पहला चीज कि अच्छा, इसका एग्जांपल सबसे पहले बता देते हैं कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इसका आपके एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, देखिएगा ध्यान से, एनसीईआरटी का ही है, जिसमें सबसे पहले क्रॉस कराया गया है एक फ्लावर है जिसे बोलते हैं स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन फ्लावर का जिसको साइंटिफिक नेम है एंटी रैनम स्पेसिस, एंटी
राइनम स्पेसीज, इस एंटी राइनम स्पेसीज यानी स्नैपड्रैगन का क्रॉस कराया गया है। किसके साथ क्रॉस कराया गया बच्चों? तो एक और फ्लावर है जिसका नाम है मिराबिलस जल्पा, याद रखिएगा, मिराबिलिस जल्पा। ये आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, उसी का एग्जांपल मैं करा रहा हूं। और इसे 4 o'clock प्लांट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इनके बीच में क्रॉस कराया गया है। जो स्नैपड्रैगन है यानी एंटी रेनम स्पेसीज है, इसका फ्लावर जो है आपको रेड कलर में है, और जो दूसरा है मिराबिलस जल्पा, इसका फ्लावर जो है आपको व्हाइट कलर में है। इसका फ्लावर आपके रेड कलर में है यानी पेयर में है, और दूसरा जिसका फ्लावर आपके व्हाइट कलर में है, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इनके बीच में क्रॉस कराया गया और देखा गया इनका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ रहा है। तो इसमें जब क्रॉस कराया गया तो ये बात पता लगा इनका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों जो था बच्चों वो सेम था, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्रॉस करा के एक चीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रॉस कराने के लिए एक था आपका पहला स्नैपड्रैगन एंटी रेनम स्पेसीज, इसका क्रॉस कराया किसके साथ बच्चों? मिराबिलस जल्पा 4 o'clock। ये व्हाइट कलर में था तो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग स्मॉल आर से, इसको स्मॉल आर से क्रॉस कर रहे हैं। अब क्रॉस कराने की सबसे पहले क्या बनाते हैं हम लोग? गैमेट्स बनाते हैं। क्योंकि ये दोनों सेम है यानी होमोजाइगस कंडीशन है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है। तो यहां से इससे आया आपका बड़ा आर और इससे आया आपका स्मॉल आर, तो ये बन गया आपका F1 जनरेशन। ये हम लोग क्रॉस पहले ही करा चुके हैं, देख चुके हैं। ये बन गया बच्चों आपका F1 जनरेशन। और ये जो था ना, ये ना आपका रेड बना और ना ही व्हाइट बना। एक्चुअली में देखना ये जा था कि एक्चुअली ये रेड है और ये आपको व्हाइट है, तो यहाँ पर रेड डोमिनेंट होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आपका रेड, लेकिन ये बन गया आपका इन पिंक कलर। अब ये पिंक कलर कैसे हो गया? ये रेड है, ये व्हाइट है, या तो रेड होना चाहिए था या व्हाइट होना चाहिए था, ना रेड हुआ ना व्हाइट हुआ, ये हो गया आपका पिंक कलर, यानी बीच वाला कलर, इंटरमीडिएट कलर आ गया। ये कैसे हो गया? तो इसके पीछे देखिए, अब इसका फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो निकाल के देखा गया। अब देखिए सबसे बीच में पहले इनका जो है फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले इनके बीच में सेल्फिंग कराया, यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया गया। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराने के लिए यहाँ पे इनके बीच में क्रॉस कराया गया इस तरह से। और क्रॉस कराने के लिए बच्चों हम लोग क्या बनाते हैं? पनेट स्क्वायर। तो ये चीज याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे बना दिया इसका पनेट स्क्वायर। तो पनेट स्क्वायर में मेल और फीमेल गैमेट्स को दोनों को एक दूसरे के अपोजिट साइड लिख लेते हैं। जैसे ये हो गया बड़ा आर, ये हो गया स्मॉल आर, ये हो गया बड़ा आर, ये हो गया फिर स्मॉल आर, ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सबसे पहले लिख लिए पनेट स्क्वायर के माध्यम से। अब यहाँ पे है आपका रेड, ये भी रेड है, ये बड़ा आर है, ये भी बड़ा आर है। जब दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे तो ये हो जाएगा बड़ा आर बड़ा आर। एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका बड़ा आर, ये भी हो जाएगा आपका बड़ा आर। देखिए ये बड़ा आर है और ये छोटा आर है, तो जब क्रॉस कराएंगे तो ये हो जाएगा बड़ा आर छोटा आर। फिर देखिए ये छोटा आर है, ये बड़ा आर है, जब इनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो ये भी हो जाएगा बड़ा आर और छोटा आर। ये देखिए ये छोटा आर है, ये छोटा आर है, तो दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे ये हो जाएगा छोटा आर और ये छोटा आर। अब देखिए जब इनमें से क्रॉस करा दिया तीनों, ये आपका पनेट स्क्वायर के माध्यम से, अब इसका आपको निकालना है जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो। तो इसका जीनोटाइप रेशियो क्या होगा? सॉरी फिनोटाइप रेशियो सबसे पहले निकाल लेते हैं। फिनोटाइप इसका रेशियो क्या होगा? फिनोटाइप रेशियो में देखिए कितने रेड हैं, कितने पिंक हैं और कितना व्हाइट है। देखिए ये आपका बड़ा आर है, ये बड़ा आर हो गया, तो ये क्या हो गया? इसका 3 रेशियो देखना है। पहला चीज एक रेड, दूसरा चीज देखना है पिंक, और तीसरा मिलेगा हमको व्हाइट कलर। रेड कितने हैं बच्चों? रेड आपको 1 मिलेगा, देख सकते हैं ये दोनों बड़ा आर है। यहाँ पे देखिए ये बड़ा आर है और ये छोटा आर है, तो बड़ा आर छोटा आर क्या बना था? पिंक कलर। ये भी पिंक है, ये भी पिंक है। और आपको व्हाइट कितने मिलेंगे? 1 मिलेगा, तो दोनों छोटा आर है, मतलब ये व्हाइट है, पहले देख चुके हैं छोटा आर व्हाइट कलर में थे। तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:2:1, 1:2:1, ये इसका हो जाएगा फिनोटाइप रेशियो।
अब देखिए एक्चुअली में कि इसका जीनोटाइप रेशियो क्या होगा। एक्चुअली में रेड कितने, एक्चुअली में पिंक कितने, एक्चुअली में व्हाइट कितना, तो ये भी इसका सेम हो जाएगा, एक्चुअली सेम हो जाएगा। जो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो जो है दोनों का वो हो जाएगा सेम, क्योंकि देखिए ये भी रेड है, ये दोनों प्योर पिंक है और ये व्हाइट हो जाएगा। तो इसका 1:2:1 यानी दोनों आपका जीनोटाइप फिनोटाइप और इसका जीनोटाइप दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। याद रखिएगा दोनों क्या हो जाएगा, सेम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो आपका एक्सेप्शन है, यहाँ पे जो एक्सेप्शन है इसका एक्सेप्शन है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस में पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो क्या मिलेगा, एकदम सेम मिलेगा, दोनों का एकदम सेम होगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो। तो ये चीज अपने को याद रखना है कि फिनोटाइप रेशियो क्या मिला अपने को, 1:1, यानी एक रेड, यहाँ पे 2 पिंक और एक व्हाइट। जीनोटाइप रेशियो जो एक्चुअली प्योर रूप से रेड है, प्योर रूप से पिंक है और प्योर रूप से व्हाइट है। तो इसमें एक रेड, ये दोनों प्योर पिंक और एक प्योर व्हाइट। तो 1:2 और 1 रेशियो ये दोनों क्या होंगे, सेम हो गए। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखा गया कि एक्चुअली में 2 आपके क्रोमोसोम हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है ना, किसी तीसरे के लिए, किसी तीसरे कैरेक्टर के लिए। अब होता क्या है कि ना ही ये रेड हो रहा है और ना ही व्हाइट मिल रहा है, ये दोनों के बीच का कलर मिल रहा है, इंटरमीडिएट, यानी ये हो जा रहा है आपका पिंक कलर में। तो ये जो है 50% जो है मात्र रोल ही मिल रहा है किसका, रेड वाला। यानी रेड को जो आपके पूरा 100% देना चाहिए था, वो उसका मात्र 50% ही डोमिनेट कर पा रहा है। इसीलिए जो फ्लावर है वो मिल जा रहा है आपका पिंक कलर में। आई होप आप लोग नहीं समझेगा, फिर से मैं आपको समझाता हूँ। पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लेंगे या यहीं पे साइड में समझा देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका क्रोमोसोम है, समझिएगा ध्यान से, ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है। ये कलर्स करके हम लोग ले रहे हैं, ये आपका ए हो गया और ये हो गया बी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया इसकी जीन, ठीक है। एक रेड है, दूसरा क्या बच्चों, व्हाइट है, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो रहा है, 50% ये दे रहा है और 50% ये दे रहा है, दोनों 50% कोऑर्डिनेट कर रहा है, तब जाकर 100% यानी रेड मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे किसी वजह से इस जीन में डिफेक्ट हो जा रहा है, इस क्रोमोसोम के यूवी रेज की वजह से, किसी भी वजह से इसके जीन में डिफेक्ट हो जा रहा है। तो जितना डोमिनेंस इसको करना चाहिए, जितना उसका टेक पार्ट करना चाहिए, वो नहीं कर पाएगा। तो अब पूरी की पूरी जिम्मेवारी दूसरे वाले जीन पे आ जा रही है। तो ये मात्र 50% ही दे पाएगा ना। तो अगर रेड का व्हाइट के साथ कराया जा रहा है, तो अगर 50% ही रेड दे पा रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, हल्का फीका हो जाएगा, डाउन कलर हो जाएगा। तो कलर क्या हो जाएगा, रेड से आपका बन जाएगा पिंक, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जांपल्स याद रखना है कि स्नैपड्रैगन यानी एंटेरिनम स्पीशीज का क्रॉस कराया गया था मिराबिलिस जल्पा यानी 4 o'clock प्लांट के साथ। एक आपको रेड कलर में है और एक आपको व्हाइट कलर में, प्योर रेड है और प्योर व्हाइट है। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन वो रेड मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे टोटली डिफरेंट मिल जा रहा है। यहाँ पे आपको मिल जा रहा है जो पिंक कलर में, जैसे यहाँ पे रेड है, ये रेड है, दोनों में जो क्रॉस कराया तो ये बड़ा छोटा, ये मिल गया पिंक कलर, और ये हो गया कौन जनरेशन। तो इसका जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो देखने के लिए फिर से इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया गया। तो यहाँ पे मैंने बनाया पनेट स्क्वायर, इस पनेट स्क्वायर के माध्यम से समझेंगे जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो क्या है। तो मैंने इसको अपोजिट हॉरिजॉन्टल साइड वर्टिकल साइड दोनों को लिख दिया। यहाँ पे बड़ा आर से इसको क्रॉस करें तो हो गया आर आर, ये बड़ा आर छोटा आर क्रॉस करें तो बड़ा आर छोटा आर हो गया। फिर सेम ऐसे ही छोटा आर बड़ा क्रॉस कराए तो बड़ा आर छोटा आर, यहाँ पे छोटा आर है, यहाँ पे छोटा आर, दोनों के बीच में क्रॉस कराए तो छोटा आर छोटा आर। अब इसमें देखते हैं कि प्योर रूप से रेड कितने हैं, प्योर रूप से पिंक कितने हैं और व्हाइट कितने हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये प्योर रेड है, ये प्योर व्हाइट है, बच गया ये दोनों। तो ये दोनों प्योर क्या है, पिंक है। तो रेशियो क्या बन गया 1:1, और जीनोटाइप भी रेशियो वही चीज है, ये प्योर रेड है, ये प्योर व्हाइट है, ये दोनों प्योर पिंक है, तो 1:1। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो दोनों क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है,
ठीक है, तो ये बात याद रखिए कि इसका एक्सेप्शन जो हम लोग देखे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, उसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा, है ना। तो याद रखिए दोनों के बीच का इंटरमीडिएट चीज दिख रहा है ना, पेरेंट्स का कैरेक्टर उसमें दिख ही नहीं रहा है। पेरेंट्स कैरेक्टर या तो रेड है या फिर व्हाइट है, लेकिन ये क्या मिल जा रहा है, टोटली आपके पिंक मिल जा रहा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे कहीं पॉइंट लिख लीजिएगा, इसमें यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कहीं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, नॉट सीन इन पेरेंट्स। जो कैरेक्टर मिलेगा वो पेरेंट्स में देखने को नहीं मिलता है, पेरेंट्स से टोटली डिफरेंट मिलता है। यदि कैसा कैरेक्टर मिलता है तो इंटरमीडिएट, बीच वाला, ना रेड मिल रहा है और ना ही व्हाइट मिल रहा है, ये कैसा मिल जा रहा है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हो गया आपका मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन पहला, जिसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आई होप आप लोग समझ गए इस टॉपिक को। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बच्चों नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है कि आपको बाद में रिवीजन करना बहुत आसान हो जाता है ना। जब भी आप एग्जाम में जाओगे उससे पहले रिवाइज करना चाहो तो आप रिवाइज कर सकते हो, और जब भी क्वेश्चंस बैंक लगाओगे आप, तो उस समय आपको बहुत ही मददगार साबित होगा, ठीक है ना। तो नोट्स जरूर बनाएं और इसको रिवाइज करते रहें और साथ साथ इस पे क्वेश्चंस भी लगाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को डोमिनेंस जो आपका बाकी रह गया एक्सेप्शन, उसको हम लोग कर लेंगे और मेंडल्स का दूसरा लॉ देखेंगे, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, वैसे लोग जिनकी ज़रूरत है सिंपल एंड इजी लैंग्वेज जो बायोलॉजी सीखना चाहते हैं उनको जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।